बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखना है वो हमारे पास यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स कौन सी हैं। हमने ये देखा था कि हम लोगों की एक्टिविटीज़ को किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, और ये कि अगर हमने रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं और रिक्वायरमेंट्स को हमने गैदर किया है तो उन रिक्वायरमेंट्स में जितनी भी इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज़ और सर्विसेज होती हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट किस तरह से करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हमारे पास ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन किस तरह के होते हैं। हमने अंडरस्टैंड करना है पर्सोनाज और सिनेरियोज को, और हमने डेवलप करना है पर्सोनाज और सिनेरियोज को। हम ये देखेंगे कि अगर हमने पर्सोनाज और सिनेरियोज डेवलप करने होते हैं तो वो हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। पर्सोनाज और सिनेरियोज को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं। उन गाइडलाइंस में हमारे पास जो कुछ अच्छी वाली गाइडलाइंस हैं उनमें हमारे पास डैनी नेल्सन्स के 10 स्टेप्स हैं। इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके हम ज़्यादा बेहतर पर्सोनाज और सिनेरियोज को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन क्या होता है। हमारे पास जो यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइंस होते हैं वो यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन में प्राइम फोकस ये होता है कि हमने डिज़ाइन करना है अपने सिस्टम को उन यूज़र्स के लिए जो कि हमारे सिस्टम के एक्चुअल यूज़र्स हैं। तो जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो फोकस हम इस चीज़ पर रखते हैं कि हमारे सिस्टम के जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उनके लिए हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें। तो हमारे पास डिज़ाइन प्रोसेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइंस होते हैं और हमारे पास फिजिकल डिज़ाइंस होते हैं। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइंस में हमारा फोकस व्हाट के ऊपर होता है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन सी है, हमारे पास फंक्शंस कौन से हैं जो कि सिस्टम को चाहिए हो सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए। फिजिकल डिज़ाइंस में हमारे पास फोकस जो होता है वो हाउ पे होता है कि चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। अगर कोई यूज़र ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई पर्पस अचीव करना है तो वो किस तरह से अचीव करेगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम की लुक एंड फील किस तरह की होगी, या जो प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें उस प्रोडक्ट की लुक एंड फील कैसी होगी। हमारे पास जो ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट और डिज़ाइन में हमारे पास पैक्ड फ्रेमवर्क के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिज़ाइन प्रोसेस की कि हमने डिज़ाइन किस तरह से करना है। हमारे पास जो पैक्ड फ्रेमवर्क है उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास पीपल होते हैं, उन पीपल्स के साथ कुछ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ किसी कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म हो रही होती हैं और उन एक्टिविटीज़ के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करते हैं। पैक्ड फ्रेमवर्क में हमारे पास जो पीपल होते हैं उनको हम पर्सोनास के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो एक्टिविटीज़ और कॉन्टेक्स्ट होता है उसको हम सिनेरियोज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। पैक्ड फ्रेमवर्क का फोर्थ एलिमेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ को हम डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को किन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। हमारे पास सिनेरियोज और पर्सोनास जो होते हैं वो एक साथ इवॉल्व कर रहे होते हैं। इवॉल्व करने का मतलब ये होता है कि अगर हम सिनेरियोज पे फोकस करते हैं तो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं यूज़र्स की, जो कि हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़र किस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। तो मीनवाइल उसके अंदर न्यू पर्सन्स या न्यू पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं
उन न्यू पर्सन्स और पीपल को हमारे सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए हमें नए पर्सोनास क्रिएट कर रहे होते हैं, या हमें पर्सोनास के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। और जब पर्सोनास के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं या हम न्यू पर्सोनास क्रिएट करते हैं, तो फिर उन मॉडिफाइड पर्सोनास या न्यू पर्सोनास के लिए हमें सिनेरियोज भी मॉडिफाई करने होते हैं, या न्यू सिनेरियोज हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। हम वन बाय वन पर्सोना और सिनेरियो को देखते हैं कि हमारे पास पर्सोनास और सिनेरियोज एक्चुअली होते क्या हैं और हम इनको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पर्सोनास जो होते हैं वो हमारे पास स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, और ये हमारे स्टैटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उन यूजर्स को या स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो हमारे सिस्टम को इवेंचुअली यूज कर रहे होते हैं। जो पर्सोनास होते हैं वो हमारे पास टारगेटेड यूजर्स की डिस्क्रिप्शन होती है। हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपने टारगेटेड यूजर्स को जो हमारे सिस्टम को यूज करते हैं। हमारे पास जो पर्सोनास होते हैं वो कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के यूजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल्दो कि ये फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हमारे सिस्टम के एक्चुअल यूजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारे पास पर्सोनास जो होते हैं वो डिफरेंट यूज़र टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि हमारे सिस्टम में जो सर्विसेज हैं या जो हमारी प्रोडक्ट है या जो साइट हम बना रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर हम यूज़र्स को दे रहे हैं, उन यूज़र्स ने हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है और उसके डिफरेंट यूज़र टाइप कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास जो पर्सोनास होते हैं वो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि हम अपनी सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट के डिफरेंट यूज़र्स को आइडेंटिफाई करें, उन यूज़र्स की नीड्स को, एक्सपीरियंस को, उनके बिहेवियर को, उनके गोल्स को हम डिटर्मिन करते हैं, और ये हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में कि हमारे पास जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं उनकी डिफरेंट नीड्स कौन सी हैं, वो हमारे सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम उन्हें कौन सी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। पर्सोनास को राइट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो रिसर्च डेटा हमने गैदर किया होता है, उस गैदर्ड रिसर्च डेटा के अंदर से हम पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यूजर्स के बिहेवियर्स और उनके एटीट्यूड्स किस तरह के हैं। ये जो हमारे पास रिसर्च डेटा होता है ये वो वाला डेटा होता है जो कि हमने इंटरव्यूज़ में या क्वेश्चनियर्स में यूज़र से रिलेटेड गैदर किया हुआ होता है, उसके अंदर से हम पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक वेबसाइट बनानी थी जो कि टूरिस्ट गाइड की वेबसाइट है या लोगों को ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो आपने जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए होते हैं या जितना भी डेटा गैदर किया हुआ होता है उसके अंदर से आप पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पैटर्न्स आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस तरह आप उसके अंदर से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जो यूज़र्स होते हैं उनमें से कुछ यूज़र्स जो होते हैं उनके स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक एटीट्यूड्स होते हैं। जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो लोग समर हॉलीडेज़ प्लान कर रहे होते हैं उनको आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, उन फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को ज़्यादा प्लेसेस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि फोकस इस चीज़ पे कर रहे होते हैं कि उनका जो बजट है वो बजट लिमिटेड है, और उस लिमिटेड बजट के अंदर से वो चाह रहे होते हैं कि उन्हें कोई ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएं और उन ऑप्शंस में से वो कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन चूज़ कर लें। कुछ यूजर्स इस तरह के होते हैं जो ये कहते हैं कि उनके लिए बजट कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह से पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन यूज़र ग्रुप्स के लिए फिर हम पर्सोनास क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपके पास डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स होते हैं उसमें आपके पास एटलीस्ट वन पर्सोना एक पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप के लिए होना चाहिए। तो जब हम पर्सोनास लिखते हैं, राइट कर रहे होते हैं पर्सोनास में, तो उसमें हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं। जो बेसिक चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं ना, उसमें सबसे पहले तो आपने अपने फिक्शनल कैरेक्टर का एक नेम रखना होता है।
नेम के साथ आप कोई पिक्चर एसोसिएट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप उसके साथ पिक्चर एसोसिएट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। आपके पास एक बैकग्राउंड होता है जिसमें आप उस स्पेसिफिक पर्सन का बैकग्राउंड दे रहे होते हैं कि वो पर्सन किस तरह का है। इसके अलावा आप उस पर्सन के गोल्स, उसकी एस्पिरेशंस, उसकी एम्बिशंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस, ये सारा कुछ आप उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आप पर्सोना राइट कर रहे होते हैं जिसमें आप एक फिक्शनल कैरेक्टर बना रहे होते हैं, उस कैरेक्टर के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे होते हैं उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक डोमेन फाइंड आउट कर दी हैं। डोमेन का मतलब ये होता है कि आपने जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें जो आपके पास प्राइम एरिया ऑफ फोकस होता है उसका डोमेन होता है। तो आपने अपने यूज़र्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है वो उस स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड रह के उसके रेलेवेंट एटीट्यूड्स को आपने हाईलाइट करना होता है। जब आप पर्सोनास राइट कर लेते हैं तो आखिर में आपने अपने पर्सोनास को रिव्यू करना होता है। रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि आपने पर्सोना जब राइट कर लिया तो आपके पास जो रिसर्च किया हुआ डेटा होता है जिसके अंदर आपके पास सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आपने उसके साथ इस पर्सोना को टैली करके देखना होता है कि आपका जो पर्सोना है वो आपकी रिसर्च डेटा से टैली कर रहा है या आपने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करनी है या आपने कोई चीज़ इसके अंदर से मिस आउट कर दी है। इसके अलावा रिव्यू प्रोसेस में आप ये भी देखते हैं कि आपने जितने भी पर्सोनास क्रिएट किए हैं उसमें कोई पर्सोना ऐसे तो नहीं है जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिनके बिहेवियर्स में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर तो उनके बिहेवियर में और उनकी एक्सपेक्टेशंस में और उनके गोल्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो आप क्या करते हैं, उन दोनों पर्सोनास को आप मर्ज करके एक पर्सोना बना सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू प्रोसेस में आपने किसी और पर्सन से जो कि आपकी डिज़ाइन टीम में इन्वॉल्व होता है या आपके साथ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसको भी आपने इस पर्सोना का रिव्यू करवाना होता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप स्किप कर रहे होते हैं वो कोई सेकंड पर्सन आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि आपने इस पर्सोना में ये वाली चीज़ इंक्लूड करनी थी लेकिन आपने ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं की हुई है। हम ऐसे करते हैं कि हम पर्सोना की एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी डिटेल्ड एग्जांपल है। तो इस डिटेल्ड एग्जांपल से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने पर्सोना किस तरह से बनाने होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फिक्शनल कैरेक्टर है मिया जिसका हमने नाम रखा है। इसका हमने कोई नेम स्पेसिफाई कर दिया और इसके नेम की ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं कि मिया एक्चुअली हमारे पास एक 53 ईयर वर्किंग लेडी है जो कि अपने हस्बैंड की फर्म में मिया अपने हस्बैंड की फर्म में एक्चुअली एज अ सेक्रेटरी काम कर रही है और इनकी जो हस्बैंड की फर्म है ना ये प्लम्बिंग का बिजनेस करती है और जो मियाँ हैं इनके अंडर कोई 5 से 6 असिस्टेंट्स आते हैं, इनको ये असिस्ट करती हैं और इनको ये मैनेज कर रही होती हैं। अच्छा, अब जो आपका पर्सोना होता है ना उसका आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना होता है। बैकग्राउंड में अब आप कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा जी, मिया जब यंग थी तो उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ऑफिस क्लर्क के लिए ट्रेनिंग ली थी और मिया जो है वो अर्ली एज पे शी गॉट मैरिड और इनके हस्बैंड का नाम जेन है और जो जेन है उन्होंने रिसेंटली स्किल्ड वर्कर का कोई सर्टिफिकेट लिया था। जो मियाँ हैं इनके 2 बेटे हैं जो कि उनके साथ नहीं रहते हैं अब और जो मियाँ है उसका घर और ऑफिस की जो स्पेस है वो कंबाइंड है और इनके जो बेटे हैं वो इनको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं क्योंकि उनको अपनी अम्मी की कुकिंग बहुत पसंद है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मियाँ है उनको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है
वो ऑफ एंड ऑन हेयर ड्रेसर के पास जाती रहती हैं और उनको वाइब्रेंट कलर्स बहुत पसंद हैं, उनको एलिगेंट शूज़ पसंद हैं। ऑफ एंड ऑन वो मैगजीन्स पढ़ती रहती हैं जिसमें वो टिप्स देखती रहती हैं कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो रिजॉल्व किस तरह से कर सकती हैं। और उनको बहुत अच्छे से कपड़े पहनने का बहुत शौक है और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मियाँ जो है उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक है और वो जो ट्रैवलिंग है ना, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो कोई बहुत ही दूर दराज की कंट्री हो जहाँ पे वो ट्रैवल करें। और मोस्ट रिसेंटली वो अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन पे वियतनाम के ट्रिप पे गई हुई थी और वहाँ जाने से पहले उन्होंने बहुत सारा टाइम वियतनाम से रिलेटेड मटेरियल रीड करने पर स्पेंड किया। इसके अलावा उन्होंने एक मूवी जो कि बहुत फेमस मूवी है इंडोचीन, इन्होंने वो भी देखी। कैथरीन डेनूव की मूवी है इंडोचीन, इन्होंने वो भी वॉच की उस कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वियतनाम के लोग किस तरह के होते हैं। जब भी ये लोग डिसीजन लेते हैं ना कि उन्होंने वेकेशंस पे जाना है, तो डेफिनेटली जैसे मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं कि प्रेफरेबली हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाएंगे। तो जेन का भी यही ख्याल था कि उन्हें रोड जाना चाहिए अपने पुराने दोस्तों के साथ, लेकिन मिया क्योंकि उनकी वाइफ है और जो फाइनल डिसीजन होता है या जो भी फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो मिया ही डिसाइड करती हैं, तो दैट्स व्हाई दे प्लान कि दे शुड गो टू वियतनाम। अच्छा जी, हमारे पास जो मियाँ है उनकी एवरेज डे की जो रूटीन है वो ये है कि मियाँ को कॉफ़ी बहुत पसंद है और वो पूरे दिन में बहुत सारे कप्स जो हैं वो कॉफ़ी के पी रही होती हैं। मीनवाइल उनके पास बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं और वो टेलीफोन कॉल्स जो होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनके असिस्टेंट से रिलेटेड ही होती हैं। और जब वो अपने असिस्टेंट्स को अप्रोच नहीं कर पा रही होती हैं तो वो इस बात पे काफ़ी अपसेट भी हो जाती हैं। इसके अलावा जो मियाँ है ना, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट प्लान जो है वो लिया हुआ है, उसके लिए वो पेमेंट्स करती हैं और वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हैं जब उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वो अपना सारा टाइम जो है वो ट्रैवलिंग पे स्पेंड करेंगी। तो ये बेसिकली उनकी फ्यूचर प्लान है कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास पर्सोनाज होते हैं ना, उन पर्सोनाज में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होनी होती है। तो जैसे हम जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उनको, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर का यूज़ जो है, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो बेसिकली कंप्यूटर है। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो यूज़र है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेयर कितना है। तो मियाँ जो है ना वो बुक कीपिंग करती हैं। बुक कीपिंग बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड होता है जिसमें आप सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप टैक्सेस देख रहे होते हैं, आप पेमेंट्स देख रहे होते हैं और आपको जितने भी अर्निंग्स हो रही होती हैं या जितने भी आपने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं, तो जितना भी लेन देन आपका हो रहा होता है वो आप अकाउंट्स और बुक कीपिंग के थ्रू करते हैं। मियाँ जो है ना, उन्होंने एक मिनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज़ किया हुआ है और क्योंकि वो बहुत सालों से इसको यूज़ कर रही हैं तो उन्होंने इसके अंदर कुछ कमांड्स में महारत हासिल कर ली है। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि सिस्टम जो होता है ना वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि मियाँ को पता नहीं चलता कि ये सिस्टम का बिहेवियर इस तरह से क्यों हुआ है। अगर मियाँ ने कोई दूसरा सिस्टम यूज़ करना होता है जिसके अंदर उन्होंने कोई नई डिजिटल रिपोर्टिंग करनी है, तो मियाँ की प्रेफरेंस ये होती है कि कोई बंदा उनको ना डेमोन्स्ट्रेट करके वो सारा कुछ दिखा दे, इंस्टेड ऑफ कि वो सिर्फ उनको बोल के बताए या उनको एक्सप्लेन करे कि काम किस तरह से करना है। अगर वो उनको डेमोन्स्ट्रेट कर दे, यानी कि उसको एक दफ़ा करके दिखा दे, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना मियाँ के लिए ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि वो उनको सिर्फ ऑरली एक्सप्लेन करके बताए। और इसके अलावा मियाँ को यूज़र गाइड्स भी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि या तो उन्हें कोई ये काम करके दिखा दे तो वो आसानी से कर लेंगी, या फिर उनको लगता है कि उनका जो ओल्डर सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके अलावा उनका ख्याल ये है कि उनको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ फेमिलराइज होते हुए। इसके अलावा उनको लगता है कि जो नई चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं। जो न्यू आईटी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं
उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं और लिमिटेशन ज़्यादा होती हैं। तो मियाँ अक्सर अपने आप की जो उनकी खुद की आईटी प्रोफिशिएंसी है उसको अंडर एस्टिमेट करती हैं। उनको लगता है कि उन्हें आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, और उन्हें लगता है कि जो टाइम उन्हें नई चीज़ सीखने पर लगेगा वो बहुत ज़्यादा टाइम होगा और उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होगा। तो वो नई चीज़ों के साथ एकस्टम्ड होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर उनको आईटी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होती है ना, तो उनका जो बड़ा वाला बेटा है, जैसे आपने भी देखा होगा वुमन घरों में अगर पेरेंट्स ने आईटी से रिलेटेड कोई भी हेल्प लेनी होती है तो वो बच्चों से पूछ रहे होते हैं। तो इसी तरह से मियाँ को भी अगर आईटी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होती है तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि उनका जो बड़ा वाला बेटा है वो उनको बता दे कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है। या फिर मियाँ की एक फ्रेंड है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में सुपर यूज़र हैं, तो उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो वो उनकी हेल्प कर देती हैं। अदरवाइज़ मियाँ के लिए मुश्किल होता है कि वो किसी नए सिस्टम के साथ फेमिलियराइज हो जाए। अच्छा जी, मियाँ जो काम करती हैं ना, या जो हमारे सिस्टम में उनका काम होगा वो बेसिकली रिपोर्टिंग का होगा। तो मियाँ क्या करती हैं, मियाँ हैंडल कर रही होती हैं टैक्स कार्ड्स, जो भी उनका बिजनेस हो रहा होता है उनमें जो उन्होंने रिपोर्ट्स करनी होती है ना, वो वेजेस की रिपोर्ट होती हैं, यानी कि उन्होंने जो लोगों को एम्प्लॉयज़ को पैसे देने होते हैं, या जो उनकी छुट्टियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड, या जैसे सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं, या जिस तरह जितनी भी स्टाफ ने लीव्स लेनी होती हैं वो सारी की सारी लीव्स हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स मियाँ देख रही होती हैं। इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करनी होती है ना गवर्नमेंट को भी, वो भी सारी की सारी रिपोर्टिंग मियाँ ही कर रही होती है। अच्छा, मियाँ जो है ना वो आईटी से रिलेटेड सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करती। उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई फॉर्म सेंड किया है ना, और कोई रिपोर्ट डिजिटली भेजी है, या कोई फॉर्म डिजिटली फिल किया है, तो उसकी कंफर्मेशन उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर उनको कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो वो कंफ्यूज रहती हैं कि उन्होंने जो फॉर्म सबमिट करवाया है वो फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, या उन्होंने कोई रिपोर्ट जनरेट की है तो रिपोर्ट जनरेट होगी या नहीं होगी, या ठीक से जनरेट होगी या नहीं होगी। तो उनको लगता है कि उन्हें कोई कंफर्मेशन ज़रूर मिलनी चाहिए, कोई रिसीट मिलनी चाहिए उनको कि फॉर्म अगले बंदे को रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है, रिपोर्ट अगले बंदे को रिसीव हो गई है या नहीं हुई है। अच्छा जी, मियाँ का वर्क डे जो है ना वो किस तरह का होता है? वर्क डे ऐसा होता है कि मियाँ को प्लम्बिंग के बिजनेस का तो इतना नहीं पता, वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन उन्हें सारी टेक्निकल टर्म्स का पता है। इसके अलावा मियाँ जो है ना वो थोड़ी सी सफाई पसंद है, तो वो चीज़ें क्लीन अप करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो अभी से क्लीन अप नहीं करेंगी तो फिर उनको बाद में काफ़ी सारा काम एक साथ करना पड़ जाएगा। मियाँ एक्चुअली वहाँ पे काम तो बहुत सारा कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें कोई खास प्रोफेशनल रिकग्निशन नहीं मिलती कंपनी की तरफ से या बॉस की तरफ से। वो आपने सुना होगा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो ये वाला हिसाब होता है यहाँ पे। अच्छा जी, मियाँ इसके अलावा ना टेलीफोन कॉल्स को आंसर करती हैं, मेल हैंडल कर रही होती हैं, गुड्स की डिलीवरी को ओवरलुक कर रही होती हैं, इनवॉइसेस बना रही होती हैं, ईमेल्स कर रही होती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंसेस कर रही होती हैं। इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं और जितनी भी बुक कीपिंग है वो सारी की सारी मियाँ करती हैं। मियाँ कॉफ़ी भी बनाती हैं। इसके अलावा जो मियाँ है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ भी उनका कांटेक्ट होता है। मियाँ एवरीडे मेल्स रिसीव भी करती हैं, डिलीवर भी करती हैं, रिमाइंडर्स भी देखती हैं। इसके अलावा कस्टमर्स के साथ जो कांटेक्ट करना होता है, जैसे डैमेज कंट्रोल होता है या जो आपकी वारंटी क्लेम्स होते हैं, वो सारे के सारे मियाँ हैंडल करती हैं। इसके अलावा वो अपने डॉग को वॉक करवाने के लिए भी लेके जाती हैं। अच्छा जी, मियाँ के जो फ्यूचर गोल्स हैं ना वो ये हैं कि मियाँ, मेरा ख्याल है कि वो सारा जितना भी आपने परसोना पढ़ा है उसके बाद तो आप मियाँ के फ्यूचर गोल्स बता ही सकते हैं। मियाँ जो है ना वो फ्यूचर में ये चाहती हैं कि वो कोई काम ना करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, और उनके पास जितना भी टाइम है वो सारा का सारा टाइम ट्रैवलिंग में स्पेंड करें। तो अभी भी मियाँ जो है उनकी जेन के साथ इस चीज़ पे डिस्कशन चल रही है कि वो अपना कोई समर कॉटेज ले लें, या फिर वो अपने पैसे जो हैं वो ट्रैवल प्लान्स के ऊपर लगाएं, या ट्रैवलिंग के लिए सेव करके रखें कि जब वो लोग रिटायर हो जाएंगे तो वो लोग समर कॉटेज में जाएंगे या फिर वो ट्रैवल करेंगे।